म्यांमार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ जेड माइन में भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी म्यांमार में भूस्खलन के बाद कम से कम 100 जेड खनिकों के शवों को गुरुवार को भूस्खलन के बाद बाहर निकाला गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काचीन राज्य में चीनी सीमा के करीब भारी बारिश के बाद हुए हादसे को लेकर म्यांमार फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि काचीन राज्य के जेड समृद्ध हापकांत क्षेत्र में मजदूर स्टोन जमा कर रहे थे, जहां खदान खिसकने के कारण हुए भूस्खलन से खनिकों की मौत हो गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने नया दांव चलकर अपनी कुर्सी फिलहाल बचा ली है। ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारी में है और इसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। अभी नेपाल के कानून के मुताबिक दल विभाजन के लिए 40% संसद सदस्य और 40% पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन नए अध्यादेश में इन दोनों में से कोई एक भी समर्थन होने पर दल विभाजन को मान्यता दे दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा टल गया है। राजनाथ सिंह को शुक्रवार को लेह जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। राजनाथ सिंह लेह जाकर चीन सीमा के हालात की समीक्षा करने वाले थे। राजनाथ सिंह का दौरा फिलहाल टलने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत और चीन सुलह के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही 59 मिग-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। मिग-29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। इस पर करीब 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार 11 राज्यों ने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ 205 प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दायर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2765 विदेशी तबलीगी जमातियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने अदालत में यह भी कहा है कि उसने अब तक 2689 विदेशी जमातियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें भारत के 9 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने रेलवे में निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और उन्होंने केंद्र पर हमला बोल दिया। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए कुछ वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने 2020 के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स और होम संस्थागत क्वारंटीन में रह रहे कोरोना के मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले मतपत्र से वोट देने का अधिकार सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के पास ही था। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की टीम बढ़ गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने के 100 दिन बाद गुरुवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया गया। भोपाल के राजभवन में प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 20 लोग कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री पद की शपथ ली। शिवराज के मंत्रिमंडल में कुल 28 नए मंत्री शामिल हुए, जिसमें सिंधिया समर्थकों का दबदबा नजर आया। 28 नए मंत्रियों में से 11 सिंधिया खेमे के लोगों ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ घंटों बाद ही पार्टी में विरोध के सुर मुखर होने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत और बीजेपी एमपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक चिट्ठी लिखी है।
उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इसी वजह से मंत्रियों की सूची में संशोधन किया जाना चाहिए। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को सेंसेक्स 429 अंक की तेजी के साथ 35,844 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 10,552 अंक पर यह बंद हुआ। निफ्टी में 122 अंक की तेजी रही। इस बीच अमेरिकी मुद्रा में नरमी और घरेलू शेयर बाजारों की तेजी के दम पर गुरुवार को रुपया शुरुआती आंकड़ों के आधार पर 56 पैसे की बढ़त लेकर 75 रुपए 4 पैसे प्रति डॉलर पर रहा।